हेलो गाइस, लर्निंग बाय आईक्यू के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अविनाश प्रताप सिंह और हम इस सीरीज़ में इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं। तो लास्ट के लेक्चर में हमने चैप्टर 19 का फर्स्ट पार्ट देखा था। अब हम सेकंड पार्ट देखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज का, वो है आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन या फिर पोलर एम्प्लीफिकेशन। तो इसका सिंपली मतलब क्या होता है कि जो हमारा आर्कटिक वाला रीजन है वो ज़्यादा तेज़ी से गर्म हो रहा है एज़ कम्पेयर टू जो हमारे अदर पार्ट ऑफ द ग्लोब है उनसे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 1971 और 2019 के बीच में जो आर्कटिक रीजन है वो 3.1 डिग्री सेल्सियस वार्म हुआ है, और जो बाकी का वर्ल्ड है हमारा, बाकी के जो पार्ट हैं ग्लोब के, वो 1 डिग्री सिर्फ गर्म हुए हैं। तो मतलब यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर का इम्पैक्ट पड़ रहा है ना। तो आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन कब कब होता है? बेसिकली जब जब जो नेट रेडिएशन बैलेंस है, नेट रेडिएशन बैलेंस हम किसको बोलते हैं? जो इनकमिंग जो हमारी रेडिएशंस हैं और जो आउट गोइंग रेडिएशन है, इनका बैलेंस कितना बनता है। सपोज आ रही है 5, जा रही है 3, तो नेट हमारा कितना बचेगा? +2। जब भी हमारे इनकमिंग और आउट गोइंग वाले ये जो बैलेंस है इसमें डिफरेंस आता है, तो उसी को हम बोल रहे हैं चेंज इन नेट रेडिएशन बैलेंस। तो जब आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन हो रहा है मतलब उसका चेंज हुआ है, तभी वो ज़्यादा तेज़ी से वार्म कर रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, है ना। अब उसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं? आर्कटिक ज़्यादा क्यों वार्म कर रहा है बाकी कंट्रीज़, बाकी पार्ट ऑफ द ग्लोब के मुकाबले? उसका पहला रीज़न है चेंज इन एल्बीडो। तो एल्बीडो हमने देखा था कि कितना ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर देती है कोई सरफेस इनकमिंग सन रेज को। तो जैसे जैसे मेल्ट हो रही है ना हमारी आइस, पोलर आइस हो गई, आर्कटिक वाला एरिया जैसे जैसे मेल्ट हो रहा है, वैसे वैसे वहाँ की एल्बीडो भी कम होती जा रही है। उसी के साथ साथ क्या हो रहा है कि जैसे जैसे ऊपर की स्नो की परत पिघल रही है, वैसे वैसे नीचे मिट्टी वाले डार्कर एरियाज आपको देखने को मिलेंगे, और ये बाकी के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा एब्जॉर्व करते हैं हीट को, है ना। तो पहले तो रिफ्लेक्टिविटी ही बहुत ज़्यादा हाई थी जब स्नो थी किसी सरफेस पे। तो जैसे ही स्नो हटती है तो वो रिफ्लेक्टिविटी तो छोड़िए, जो नई सरफेस है वो ज़्यादा और उसको एब्जॉर्व करने लगेगी हीट को, है ना, पॉजिटिव टर्म्स में। तो इसीलिए कहीं ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। फिर जो हमारी ये आइस की लेयर है, जब ये मेल्ट हो रही है तो बहुत जगह से ग्रीन हाउस गैसेज भी निकल रही हैं जो इनमें ट्रैप्ड थी, तो उसके कारण और हीट आ रही है लोकली, है ना। बट देन उसके बाद मन में क्वेश्चन आता है कि पोलर एरिया में ही इतना ज़्यादा इम्पैक्ट क्यों है ना। ये सारी फिनोमिना होनी तो हर जगह से ही है, हिमालय रीजन भी है, अगर वहाँ पे भी कोई ग्लेशियर पिघल रहा है तो वहाँ से भी गैसेस निकलनी चाहिए। लेकिन इसका प्रोमिनेंट रीज़न है कि पूरा जो आर्कटिक हमारा ओशियन है वो पूरा सी आइस से कवर्ड है। बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ आइस है वहाँ आपको देखने को मिलेगी। तो इसीलिए वहाँ जब कोई चेंजेस आ रहा है तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कहीं और सेम प्रोसेस अगर वो हो रही है। सिमिलरली जो आर्कटिक हमारा रीजन है, यहाँ पे कोई लॉ भी एग्जिस्ट नहीं करता। अंटार्कटिका के केस में आप देखोगे वहाँ पे टूरिस्ट का जाना अलाउड नहीं है, वहाँ पे वर्ल्ड की कोई कंट्री जाके एक्सप्लॉइट नहीं कर सकती अंटार्कटिका को, वहाँ के रिसोर्सेज को। तो वहाँ एकदम ही लेस पॉल्यूशन है, बस वहाँ साइंटिफिक स्टडीज़ हो रही हैं। लेकिन आर्कटिक के साथ ये केस नहीं है। आर्कटिक के आसपास मिनरल एक्सप्लोरेशन शुरू हो रहा है, गैस निकालने की बात हो रही है, क्रूड ऑयल ढूंढने की बात हो रही है। तो ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट आर्कटिक में बहुत ज़्यादा है ना। इसीलिए अंटार्कटिका में हमको नहीं देखने को मिलता ये, डिस्पाइट द फैक्ट कि अंटार्कटिका में भी ह्यूज अमाउंट ऑफ स्नो है। मतलब अंटार्कटिका से कहीं ज़्यादा आर्कटिक ओशन की तरफ हो रहा है। फिर इम्पैक्ट क्या क्या हो सकते हैं आर्कटिक वार्मिंग के? तो पहला है सी लेवल राइज हो सकता है ग्लोबली। सी लेवल राइज होगा तो ऑब्वियसली जो स्मॉल आइलैंड कंट्रीज़ हैं वो सबमर्ज हो सकती हैं, डिस्ट्रॉय हो सकती हैं, वहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल ख़त्म हो सकती है। फिर इसके साथ साथ जो पर्मा फ्रॉस्ट एग्जिस्ट करती है आर्कटिक एरिया में, जैसे जैसे वो पिघल रही है वहाँ से बहुत अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस निकल सकती है इन्वायरमेंट में। तो उससे और ग्लोबल जो हीटिंग है और बढ़ सकती है कुल मिला के। फिर उसके बाद जो मिड लैटिट्यूड क्लाइमेट है हमारा, आपको पता होगा जो अर्थ है हमारी, ये जो इक्वेटर होती है इसको हम 0 डिग्री मानते हैं, है ना। दोनों तरफ जब जाएंगे तो 90 डिग्री ऐसे बढ़ता है ना। इधर 90 डिग्री नॉर्थ, इधर 90 डिग्री साउथ। तो ये जो 30 से 50 का एरिया होता है ना, इसको हम बोलते हैं मिड लैटिट्यूड। 30 डिग्री से लेके 50 डिग्री समथिंग, है ना। तो यहाँ के क्लाइमेट में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा आर्कटिक के एम्प्लीफिकेशन का, क्योंकि यहाँ पे जो विंड्स आ रही हैं वो भी आर्कटिक से रिलेटेड है। अगर यहाँ पे हीट ज़्यादा होगी तो यहाँ पे पूरा वेदर पैटर्न चेंज होगा, विंड पैटर्न चेंज होगा, तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। एक्सट्रीम इवेंट्स हो सकते हैं अनएक्सपेक्टेड वाले। और यही 30 से 50 वाले एरिया में दो और फिनोमेना एग्जिस्ट करते हैं। एक तो है पोलर वॉर्टेक्स वाला। तो पोलर वॉर्टेक्स बेसिकली क्या होता है? ये जो हमारा ऊपर का रीजन है यहाँ पे पोल्स वाला, यहाँ पे कोल्ड एयर ऐसे काउंटर क्लॉकवाइज बहुत तेज़ी से फ्लो होती रहती हैं वीक प्रेशर जोन के कारण, है ना। तो इसी को हम बोलते हैं पोलर वॉर्टेक्स। कभी कभी ये पोलर वॉर्टेक्स वीक भी हो जाता है तो इसकी हवा नीचे आ जाती है। जब ये स्ट्रांग रहेगा तो एक रीजन के बियॉन्ड ये नहीं जाता, है ना। लेकिन जैसे ही पोलर वोर्टेक्स हमारा वीक होता है, वैसे ही नीचे के एरियाज में बहुत एक्सट्रीम ठंडे इवेंट देखने को मिलते हैं। यूएस में आप यूएस कंट्रीज़ में भी देखेंगे आप, कुछ कभी कभी आपको इवेंट ऐसे एक्सट्रीम कोल्ड वाले देखने को मिल जाएंगे। वो इसी वजह से होता है, जब वीक होता है तो इसकी बाउंड्री ऐसे हो जाती है पोलर वोर्टेक्स की।
तो यहाँ यहाँ तक पूरी कोल्ड एयर आ जाती है नीचे वाले एरिया तक, है ना। आर्कटिक वार्मिंग से ये भी हो सकता है कि जो पोलर वर्टेक्स हमारा नॉर्मली तो ऐसे अगर अर्थ है तो ऐसे घूमता रहता है ना, ये इस जेट स्ट्रीम है इसी के ऊपर ही रहता है ऑलमोस्ट कोल्ड एयर का ये पूरा सर्कुलेशन। तो हो सकता है आर्कटिक वार्मिंग से हमारा ये जो पोलर वर्टेक्स है ये भी वीक हो जाए और उससे कोल्ड एयर वाला पूरा जो वेदर है या स्टॉर्म है ये नीचे आ जाए हमारे नीचे के एरियाज़ में, जो हमारे मिड लैटिट्यूड वाले। फिर इसके बाद ट्रोपोस्फेरिक जेट स्ट्रीम है, ये भी वीक हो सकती है इससे, जिसके कारण एक्सट्रीम वेदर इवेंट हमको यहाँ देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद आर्कटिक ओशन के वार्म होने से और क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, जो हमारा साइबेरिया वाला एरिया है, नॉर्दर्न रशिया वाला, वहाँ पे स्नोफॉल बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। वो ऑलरेडी बहुत कोल्ड होता है साइबेरिया का एरिया, और एक्सट्रीम कोल्ड हो सकता है। तो जो जो थोड़ी बहुत अभी पॉपुलेशन वहाँ रहती भी है, शायद उनका भी रहना इम्पॉसिबल हो जाए उस एरिया में। तो ये सारे इम्पैक्ट हैं। हालांकि क्लाइमेट चेंज के केस में बहुत सारे पॉइंट आपको ओवरलैप मिलेंगे, जैसे आप बहुत सारे पॉइंट यहाँ पे पढ़ रहे हैं वहीं किसी और कॉज में भी इन सारे पॉइंट्स को आप पढ़ सकते हैं। तो कोई एक पिन पॉइंट करके हम नहीं बोल सकते कि वार्मिंग ऑफ आर्कटिक ओशन की वजह से भी बस यही हो रहा है ना। उसके पीछे और कई फैक्टर्स भी होंगे, इसीलिए एक एक बार इन सारे पॉइंट्स बस को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज का, और जो सबसे ज़्यादा जिसके बारे में बात भी की जाती है, वो है सी लेवल चेंज का। इसी से रिलेटेड मोस्टली कंसर्न भी हैं वर्ल्ड में अराउंड, और इसी को लेके बहुत सारे टारगेट्स भी बनाए गए हैं। 1.5 डिग्री सेल्सियस, फिर उसके बाद 2 डिग्री सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर जो को मेंटेन करने का टारगेट है, वो भी सी लेवल चेंज ना हो इसके इसलिए बनाया है हमने। फिर कौन कौन से मेजर प्रोसेस है जिनकी वजह से सी लेवल में चेंज आपको देखने को मिलता है, तो इसमें दो टाइप के चेंजेस हैं। एक तो होता है यूस्टैटिक चेंज और दूसरा होता है टेक्टोनिक चेंज। तो यूस्टैटिक चेंज में अगर कोई सी वाटर के लेवल पे चेंज आ रहा है, मतलब पानी घट रहा है या बढ़ रहा है, अगर उसकी वजह से चेंजेस आ रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे यूस्टैटिक चेंजेस। और अगर कोई लैंड के लेवल पे चेंजेस आ रहे हैं, मतलब लैंड कहीं पे बढ़ गया कहीं पे घट गया, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, टेक्टोनिक चेंजेस। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं अलग अलग, या तो उससे सी लेवल बढ़ता है ना, या तो सी लेवल डाउन होता है ना। तो एक बार इसकी आप रीडिंग कर लीजिए। अब जो शॉर्ट टर्म पे हमारे सी लेवल चेंज होते हैं वो किन कारण से होते हैं। पहला है मरीन वाटर डेंसिटी। तो जो हमारा सी वाटर है उसका टेम्परेचर और सैलिनिटी दोनों डिसाइड करता है कि सी वाटर की डेंसिटी क्या होगी, है ना। तो लो टेम्परेचर और हाई सैलिनिटी में बेसिकली हाई डेंसिटी सी वाटर प्रोड्यूस होता है और इसका जो सी का लेवल है वो लो हो जाता है। तो ये भी टेम्पररी चेंज है, क्योंकि टेम्परेचर और सैलिनिटी दोनों आपस में बदलते रहते हैं ओशियंस के। फिर इसके बाद है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो कहीं पे अगर लो प्रेशर बना है सपोज करिए, तो ओशियन के ऊपर जब लो प्रेशर बनता है तो वहाँ पे स्टॉर्म बनने लगता है ना। जैसे साइक्लोन आप पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, साइक्लोन का फॉर्मेशन। तो यूजुअली लो प्रेशर एरिया बनता है, वहीं पे सारी एयर कॉन्सेंट्रेट होती हैं और फिर उसी के बाद वहीं से घूमते घूमते वो साइक्लोन में चेंज हो जाती हैं। तो इस प्रोसेस में भी यहाँ पे आपको सी लेवल देखने को मिलेगा, है ना, चेंज। फिर ओशियन जो करंट्स होते हैं हमारे, इनकी वेलोसिटी के कारण भी आपको सी लेवल में चेंजेस देखने को मिलेंगे। जैसे हमारा सपोज करिए कोई ओशियन करंट है, ऐसे फ्लो हो रहा है ना। तो जब ये जो इसके कॉर्नर पे बैंक पे जब तेज़ी से मुड़ता है तो यहाँ पे आपको ज़्यादा हाई सी लेवल मिलेगा एज़ कम्पेयर टू इधर वाले एरिया में, है ना। तो उनके आउटर फ्रिंजेस में आपको हायर सी लेवल या राइज इन द सी लेवल देखने को मिलेगा। तो ये सारे टेम्परेरी कॉजेज हैं, इसीलिए हम इसे शॉर्ट टर्म सी लेवल चेंज के अंदर देख रहे हैं। फिर अगर आइस फॉर्मेशन हो रहा है तो उसकी वजह से भी सी लेवल डिक्रीज होता है। फिर पाइलिंग अप ऑफ वाटर अलोंग विंडवर्ड कोस्ट। तो आपको पता होगा कि जब हमारी ओशन के ऊपर से एयर बहती है तो वो स्क्रैप करती है वाटर के सरफेस को, है ना। तो जब मानसून वाला टाइम होता है, जब बहुत तेज़ी से हवा बहती है इन जनरल, तो उस केस में क्या होता है कि जो हमारा कोस्टल एरिया है वहाँ पे आपको हायर सी लेवल देखने को मिलेगा, है ना। लॉन्ग टर्म में चेंजेस कैसे आते हैं सी लेवल पे, इसमें तो सबसे बड़ा पहला कारण है ग्लोबल वार्मिंग, जिसके कारण थर्मल एक्सपेंशन होता है किसका, ओशियन वाटर का। और थर्मल एक्सपेंशन होगा तो थोड़ी बहुत अमाउंट में जो सी लेवल है वो राइज हो जाएगा। फिर इसके बाद जो मेल्टिंग ऑफ आइस शीट है उसके कारण भी हमारे जो ग्लोबल सी लेवल है लॉन्ग टर्म में वो भी चेंज हो रहा है। तो ये दो बड़े बड़े मेजर फैक्टर्स हैं। अब सी लेवल की लोग इतनी बात क्यों करते हैं, या फिर हर जो डिस्कशन होता है एनवायरनमेंट से रिलेटेड या क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, उसमें सी लेवल की बात क्यों आती है बार बार, तो उसके ये सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। पहला तो है कि पास्ट में जो क्लाइमेट चेंज हुए उसके बारे में भी स्टडी हम कर सकते हैं सी लेवल चेंज को स्टडी करके। फिर रेट ऑफ टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट है, उसको भी एस्टिमेट करने में हेल्प मिलती है। उसके बाद किसी एरिया में इंडस्ट्रियल या एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उस बारे में भी हेल्प मिलती है। सपोज़ करिए कि कहीं का एरिया है जो हमारा कोस्टल एरिया, वहाँ का पानी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, ऐसा स्टडी किया गया है। तो वहाँ कोई कंपनी क्यों ही कोई इंडस्ट्री लगाना चाहेगी अगर उनको खतरा है कि अगले 100 या 150 साल में ये एरिया सबमर्ज हो जाएगा, है ना। तो उस बारे में भी प्लानिंग करने में भी हमें हेल्प मिलता है सी लेवल चेंज पढ़ने से।
फिर जो लो लाइंग कंट्रीज़ है वो भी कोस्टल डाइक एम्बैंकमेंट्स बना सकते हैं ताकि अपने आप को बचा सकें वो। फिर स्टॉर्म सर्ज के दौरान या पीरियोडिक फ्लडिंग के दौरान कितने एरिया में इम्पैक्ट पड़ेगा, कितने एरिया तक पानी पहुंचेगा, कहाँ तक के घर टूट जाएंगे, है ना, वो सारा एरिया जो रहेगा उसके बारे में भी स्टडी करने में हमें हेल्प मिलती है ना। तो एडमिनिस्ट्रेशन ये इन्फॉर्मेशन यूज़ कर सकता है लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। फिर नए एरिया ऐसे भी हम ढूंढ सकते हैं जहाँ पे हम फ्यूचर में जो टाइडल प्लांट्स लगा सकते हैं, क्योंकि अभी हो सकता है वो डूबा हुआ हो या कम वाटर लेवल पे हो, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना इजी हो, और वहीं कल को 10-20 साल में अच्छा खासा वो सोर्स बन जाए टाइडल एनर्जी का, तो वो भी हम कर सकते हैं। फिर सी लेवल राइज होगा तो कोस्टल एरिया में फ्लडिंग भी आएगी, है ना। आईपीसीसी की रिपोर्ट कहती है कि सी लेवल 60 से 110 सेंटीमीटर तक बढ़ सकते हैं अगर ऐसे ही इसी तरीके से एमिशंस बढ़ते रहे, है ना। फिर पूरे वर्ल्ड में 300 मिलियन के अराउंड पीपल भी अफेक्ट होंगे, क्योंकि बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन है जो अक्रॉस द वर्ल्ड ये कोस्टल एरिया के अराउंड ही रहती है। मेजर कंट्रीज़ कौन है जो अफेक्टेड होंगी? चाइना, बांग्लादेश, इंडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, थाईलैंड। क्यों? क्योंकि हम लोग के पास कोस्ट लाइन बहुत बड़ी है ना, इंडिया के पास भी बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है। तो जब यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ेगा और कॉन्सेंट्रेशन इतनी ज़्यादा है पॉपुलेशन की, जैसे मुंबई जैसा शहर है, इतने सारे लोग वहाँ पे रहते हैं, कल को मुंबई अगर डूबता है तो उतने सारे लोगों को माइग्रेट होना पड़ेगा, इंडस्ट्रीज़ को माइग्रेट करना पड़ेगा वहाँ से, तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं अपने लिए। इंडिया में कौन कौन से वल्नरेबल एरियाज़ हैं? भुज हो गया, जामनगर हो गया, पोरबंदर, सूरत, भरूच, मुंबई, और ईस्टर्न साइड में वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, सब ये अंडर थ्रेट हैं। इंडिया में भी कितने लोग पे के ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है? 36 मिलियन लोगों के ऊपर, तो अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। तो ये आप सारे रेड एरिया देख सकते हैं जहाँ पे ज़्यादा इम्पैक्ट आने के चांसेस हैं, है ना। फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी यूपीएससी में आते रहते हैं, जैसे देख सकते हैं क्लाइमेट चेंज इज़ अ ग्लोबल प्रॉब्लम, हाउ इंडिया विल बी इफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज, हाउ हिमालयन एंड कोस्टल स्टेट ऑफ इंडिया विल बी इफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज, तो ये भी है। और इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी यहाँ पे दिया हुआ है। फिर सी लेवल राइज का सबसे बड़ा इम्पैक्ट कहाँ पड़ने वाला है? स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स। तो ये टर्म क्या है? स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स ऐसे आइलैंड का टर्म है जो रिलेटिवली रिमोट हैं, वल्नरेबल टू क्लाइमेट चैलेंजेस हैं और छोटे हैं साइज़ में, है ना। तो अगर सी लेवल राइज होता है तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट यहीं पे पड़ेगा। यूएन में 1992 में स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स को रिकॉग्नाइज भी किया गया था। तो इन्हीं को प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली यूएन का एक प्रोग्राम ऑफ एक्शन आया था जिसको हम बोलते हैं बारबाडोस प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1994 में। तो इसके ऑब्जेक्टिव बेसिकली यही थे कि जो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं हमारे, उनको स्ट्रैटेजीज दी गई थी बहुत सारी कि आपको कौन कौन से एक्शंस लेने हैं। उसके साथ साथ थे कि आपको कौन से गोल्स अचीव करने हैं टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करनी थी एट द एंड ऑफ इट, और उसके साथ साथ जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं, मतलब क्या क्या रिस्क हैं, उसको भी मिटिगेट करने के प्लान्स बनाए गए थे यहाँ पे। फिर इसके बाद मॉरिशस स्ट्रैटेजी आई थी, तो 10 ईयर जब इसके हो गए थे बारबाडोस प्रोग्राम ऑफ एक्शन के, तो उसका रिव्यू किया गया था और उसी के बाद मॉरिशस स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट किया गया था। यहाँ पे कुछ फैक्ट्स भी देख सकते हैं कि मार्शल आइलैंड जो है हमारा 2016 में उसने सू किया था इंडिया, पाकिस्तान, ब्रिटेन को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में टू हॉल्ट द न्यूक्लियर आर्म रेस, है ना। अब ये कुछ मैप देख सकते हैं स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स के, अलग अलग हैं यहाँ पे, तो कई ग्रुप ऑफ ऐसे ही आइलैंड नेशन के ग्रुप्स हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के साइड में माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया, फिर इसमें इतने सारे आइलैंड और कंट्रीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी। फिर जो हमारा सी लेवल राइज हो रहा है वर्ल्ड में, वो भी यूनिफॉर्मली नहीं होता, कहीं पे ज़्यादा होगा, कहीं पे कम होगा, है ना। जैसे हमने टेम्परेचर के केस में भी देखा था कि इंडिया का 2 डिग्री वाला रीजनल लेवल पे टारगेट हमने क्रॉस ही कर लिया है। वर्ल्ड के केस में ये रियलिटी नहीं है। तो टेम्परेचर भी अलग अलग तरीके से बढ़ कम रहा था, उसी तरीके से जो सी लेवल राइज है वो भी कहीं पे ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है, कहीं पे बहुत ही कम इंक्रीज़ कर रहा है, कहीं पे एवरेज तरीके से इंक्रीज़ कर रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं रीजनल सी लेवल राइज। जैसे आप देख सकते हैं जो इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता, वो कौन है, वो क्या है? वर्ल्ड की फास्टेस्ट सिंकिंग सिटी। यहाँ ऑलमोस्ट 25 सेंटीमीटर पर ईयर से ग्राउंड में ये लोग जा रहे हैं, है ना। तो इसीलिए इन लोगों ने अपनी जो कैपिटल है उसको इसको भी शिफ्ट करने का अनाउंसमेंट किया था 2019 में। तो ये रेट आप देख सकते हैं, यहाँ पे 25 सेंटीमीटर है, कहीं पे 0.5 सेंटीमीटर है, कहीं पे 2 सेंटीमीटर है, कहीं पे 5 सेंटीमीटर है। तो ये सारा रेट अलग अलग वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। मुंबई के केस में भी देख सकते हैं, तो कई एरिया मुंबई के 2050 तक डूब सकते हैं, बहुत हाई रिस्क है। तो रीजनल सी लेवल राइज एक बेटर तरीका है अपने यहाँ के रिस्क को एसेस करने का, किसी कंट्री में कितना ज़्यादा रिस्क है, मोर प्रैक्टिकल है कि अगर आपको कोई एक्शन लेने हैं उसके अगेंस्ट, तो ये ज़्यादा बेटर मैट्रिक है ना। फिर क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट सी लेवल राइज? तो इसमें सबसे जो फेमस कॉन्सेप्ट निकल के आता है, या तो कोई सी वॉल जाइंट बना दी जाए, जैसे इंडोनेशिया के केस में उन लोगों ने लॉन्च किया है जाइंट सी वॉल, जिसको नाम दिया है जाइंट गरुड़ उन्होंने। सिमिलरली नॉर्थ सी के केस में जो
लंदन जो यूके वाला एरिया है, वहाँ पे भी नॉर्दर्न यूरोपियन एनक्लोजर डैम का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, नॉर्वे से लेके स्कॉटलैंड तक एक पूरा बनेगा डैम, और दूसरा कहाँ से बनेगा, यूके से फ्रांस। तो इतने बड़े बड़े, ये लोग कह रहे हैं कि जो हमारा नॉर्थ सी है इसको पूरा क्लोज ही कर दें, दोनों साइड डैम बना के, है ना, और कोई इनलेट है नहीं। तो अगर दोनों साइड डैम बनाने में सक्सेसफुल हुए तो इन सारी सिटीज़ को बचाया जा सकता है सी लेवल राइज से। हालांकि ये बहुत एक्सपेंसिव होगा, ऑब्वियसली आप देख सकते हो, कोई ये छोटा एरिया नहीं है, पूरी यूके की कंट्री यहाँ पे आ जाती है, मतलब बहुत बड़े डैम की बात हो रही है। तो ये ऐसा भी कॉन्सेप्ट है, अभी ये प्रोजेक्ट एग्जिस्टेंस में नहीं आया है। फिर जो नेक्स्ट इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज का, वो है कि जो हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो और सिवियर होते जा रहे हैं। तो पहले तो आते थे, ओकेशनली आते थे, कम नंबर्स में आते थे, बट धीरे धीरे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है हमें अनएक्सपेक्टेड टाइम में और अनएक्सपेक्टेड नंबर ऑफ साइक्लोन्स देखने को मिल रहे हैं। तो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं उसके लिए आइडियल सी सरफेस टेम्परेचर क्या होना चाहिए टू फॉर्म, तो ये है 26.5 डिग्री के अराउंड, है ना। फिर वहीं 26.5 डिग्री से लेके 31 डिग्री तक, ये जो ऐसा टेम्परेचर है इससे अलग अलग इंटेंसिटी के साइक्लोन्स निकलते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप इंडिया के अराउंड देख सकते हैं जो सी सरफेस टेम्परेचर है एकदम ही आइडियल हो चुका है पूरा, यहाँ से जितना भी एरिया है ये सारा आइडियल है किसी भी नए साइक्लोन के बनने के लिए। पहले यूजुअली क्या होता था कि हमारे यहाँ का टेम्परेचर कितने अराउंड रहता था, 26.5 समथिंग या 27 के अराउंड रहता था। तो उससे बनते थे तो एक दो ऐसे करके बनते थे, है ना। लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं कि फॉर ह्यूज पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग अ ईयर हमारे यहाँ का टेम्परेचर क्या है, 30 से 32 डिग्री सेल्सियस तक। इसीलिए अब बहुत सारे ऐसे साइक्लोन्स निकलते हैं। फिर ये साइक्लोन निकलते हैं तो यूजुअली इधर ही आते हैं इंडिया की तरफ, है ना। तो ये टेम्परेचर तो बढ़ा ही है, उसके साथ साथ और भी जैसी कंडीशंस हैं, एल नीनो हो गया, जैसे इंडियन ओशन डाइपोल हो गया, सदर्न एनुलर मोड हो गया, मैडनिंग जूलियन ऑसिलेशन हो गया। तो ये सारे जो और फिनोमिना भी हैं इनका भी इम्पैक्ट पड़ता है साइक्लोन के फॉर्मेशन में, और ये सारे भी चेंज हो रहे हैं जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इनका आना, इनकी इंटेंसिटी ये भी चेंज हो रही है, बहुत बार हमारे फ़ायदे में भी रहती है और बहुत बार नुकसान में। जैसे मैं अभी बोल रहा था कि टाइमिंग चेंज हो रहा है और इनकी फ्रिक्वेंसी भी चेंज हो रही है ना। कभी भी पहले जो सीज़न में आया करते थे अब वो किसी भी सीज़न में बन के इंडिया से आके टकरा जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं जो अभी साइक्लोन फानी आया था 2019 में, ये 43 सालों में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अप्रैल साइक्लोन था इंडिया का। इसी के साथ जो फ्रीक्वेंसी है स्टॉर्म की, पहले एक होती थी अब 3 के अराउंड पहुंच गई है, कि 3 साइक्लोन हर साल आ ही रहे हैं। फिर अब ये देखा जा रहा है कि जो अरेबियन सी है, जहाँ पहले साइक्लोन बनते नहीं थे और बनते थे तो टिक नहीं पाते थे, क्योंकि वहाँ का जो सरफेस टेम्परेचर होता था वो रिलेटिवली कोल्डर था एज़ कम्पेयर टू बे ऑफ बंगाल। लेकिन अब ये वाला एरिया भी, हमारा जो अरेबियन सी वाला एरिया है, ये भी हीट हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, और इसीलिए यहाँ पे भी हमको बड़े बड़े साइक्लोन देखने को मिल रहे हैं। और जो अरेबियन सी वाले साइक्लोन हैं ये हमारे मानसून में भी नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं, क्योंकि पूरा मॉइस्चर ये अपने पास खींच लेंगे, है ना। अब सपोज करिए इंडिया साइड नहीं गया, वो मूव करके किसी और कंट्री की तरफ चला गया, तो पूरा मॉइस्चर ऑलमोस्ट वो लेके इधर चला जाएगा। तो उस केस में क्या होगा कि इंडिया में लेस रेनफॉल होगी एज़ कम्पेयर टू जो एवरेज हर साल होती है। फिर जो सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म आते थे उनकी भी ऑकरेंस या फ्रीक्वेंसी बढ़ी है ना। फिर हमें कुछ साइक्लोन ऐसे भी दिख जाते हैं जो अनयूजुअल टाइमिंग में आते हैं, जैसे अभी वायु जो आया था साइक्लोनिक स्टॉर्म 2019 में, ये मंथ ऑफ जून में आया था, जिस समय मानसून चलता रहता है, तो वो वाली कंडीशंस आइडियल नहीं होती किसी स्टॉर्म के बनने की, बट फिर भी ये बन गया था, है ना। फिर जो पहले अरेबियन सी में स्टॉर्म बनते थे वो मोस्टली गुजरात में हिट करते थे या लैंडफॉल करते थे, है ना, गुजरात के सरफेस में आके। लेकिन अब इसका रास्ता चेंज होकर केरला और कर्नाटक भी हो गया है, तो इसके पाथ भी चेंज हो रहा है, इसकी टाइमिंग भी चेंज हो रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो रही है, इसकी इंटेंसिटी भी चेंज हो रही है। तो क्लाइमेट चेंज से सबसे बड़ा इम्पैक्ट यही होता है कि जो हम पहले प्रिडिक्ट कर सकते थे कि अप्रैल में आएगा या मार्च में आएगा साइक्लोन, अब वो किसी भी सीज़न में आ रहा है, किसी भी सीज़न में बन रहा है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जब ये आउट ऑफ नोवेयर बनने लगता है तो आपको टाइम नहीं मिलता उसके लिए तैयारी करने से, कोई प्रिकॉशन लेने के। तो इसीलिए रिस्क बढ़ते जा रहे हैं, और अगर ऐसा ही पैटर्न चलता रहा कि अनयूजुअल टाइमिंग बढ़ती जा रही है, पाथ इसका चेंज होता जा रहा है, तो उस केस में आगे बहुत रिस्क हम ह्यूमंस को हो सकता है। तो यहाँ पे मेंस प्रैक्टिस का क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। हालांकि साइक्लोन्स के बारे में आप ज्योग्राफी में डिटेल में पढ़ेंगे, वहाँ पढ़ के करिए तो ज़्यादा इम्पैक्ट है। यहाँ पे तो हम इसको इन्वायरमेंट परस्पेक्टिव से देख रहे हैं और क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट के तौर पे इसको देख रहे हैं। तो इस वीडियो में यही रखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब नेक्स्ट वीडियो आए उसके नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाए। थैंक यू।